लोकसभा से पारित हुआ नारी शक्ति वंदन विधेयक। 128वें संविधान संशोधन विधेयक पर सभी प्रमुख दलों ने किया समर्थन। विधेयक के पक्ष में 454 और विपक्ष में पड़े केवल 2 वोट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कुछ दलों के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीति का मुद्दा हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री और भाजपा के लिए यह राजनीति नहीं, मान्यता का विषय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक के लोकसभा से पारित होने पर जताई खुशी। अभूतपूर्व समर्थन के लिए सभी पार्टियों के सांसदों का दिया धन्यवाद। कहा, इस ऐतिहासिक कानून से महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा, राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की बढ़ेगी और भागीदारी। नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित होने से देश भर में जश्न का माहौल। महिला सांसदों, खिलाड़ियों, अभिनेत्रियों समेत समाज की हर वर्ग की महिलाओं ने जताई खुशी। कहा, विधेयक महिला सशक्तिकरण की दिशा में युगांतकारी कदम। राज्यसभा में चंद्रयान 3 की सफलता और अंतरिक्ष में भारतीय वैज्ञानिकों के बढ़ते कदम पर हुई चर्चा। सभापति ने कहा, भारत के वैज्ञानिक अब विश्व के किसी भी वैज्ञानिक लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पिछले 9 वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में बजट में 142% की बढ़ोतरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानवाधिकारों पर एशिया प्रशांत फोरम की वार्षिक आम बैठक और द्विवार्षिक सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, संहिताबद्ध कानून से अधिक मानवाधिकारों को प्रत्येक अर्थ में सुनिश्चित करना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का नैतिक दायित्व। भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाने के बाद अपने ही देश में गिरे जस्टिन ट्रूडो। विपक्ष ने कहा, आरोप में सबूत का अभाव। अलगाववाद और आतंकवाद पर कनाडा के दोहरे रवैये पर भारत का रुख सख्त। भारत ने कनाडा में अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ऑफिशियल एंथम दिल जश्न बोले की हुई लॉन्चिंग। 5 अक्टूबर से अहमदाबाद में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच से होगा विश्व कप का आगाज। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 पारित हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में विधेयक के पारित होने की घोषणा की। विधेयक के पक्ष में 454 और विपक्ष में महज 2 सदस्यों ने मतदान किया। प्रस्ताव संख्या की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। यथा संशोधित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक के लोकसभा से पारित होने पर खुशी जताते हुए एक्स पर अपने संदेश में कहा, 128वें संविधान संशोधन विधेयक 2023 के ऐसे अभूतपूर्व समर्थन के साथ लोकसभा में पारित होने पर खुशी हुई। मैं सभी पार्टियों के सांसदों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस विधेयक के समर्थन में मतदान किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है जो महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देगा और हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की और अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह विधेयक देश हित में है और इससे महिलाओं की देश के विकास में भागीदारी बढ़ेगी। विधेयक के लोकसभा से पारित होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीडी न्यूज से खास बातचीत की। देखिए क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। हमारे प्रधानमंत्री जी की यह पहल थी, जिसके परिणाम स्वरूप यह महिला आरक्षण संबंधित ये बिल आज आया है और भारी बहुमत के साथ यह पास हुआ है लोकसभा में। मुझे विश्वास है कि राज्यसभा में भी यह पारित होगा और मैं समझता हूं संसदीय इतिहास में यह क्षण स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। तो बता रहे थे कि किस तरीके से जो महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ है वो एक ऐतिहासिक, कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक संदेश देगा आने वाले समय में, और राज्यसभा से भी ये बिल पास होगा और आने वाले समय में इसी संसद में महिला प्रतिनिधि ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी निभाएंगी। कैमरामैन सौरभ के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला आरक्षण विधेयक के लोकसभा में पारित होने को ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने इस विधेयक के राज्यसभा से भी पारित होने की उम्मीद जताई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से बात की डीडी न्यूज के हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी समय हमारे साथ हैं। मैडम, लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पास हो गया। आज का दिन भारतीय महिलाओं के लिए कितना बड़ा दिन है? आज का दिन भारत के हर उस वर्ग के लिए उत्सव का दिन है जो मातृशक्ति को संवैधानिक तौर पर सशक्त होने देखना चाहता था। ये उत्सव का निश्चित रूप से उन महिलाओं के लिए भी दिन है जिन्होंने वर्षों से इस राजनीतिक संघर्ष को होते देखा। ये आभार वंदन का दिन है कि राष्ट्र सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने करकमलों द्वारा इतिहास को रचा। संकल्प लिया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि इस नए भवन में इतिहास रचा जाएगा। उस संकल्प को साकार किया, सिद्धि तक पहुंचाया। आज लोकसभा में पहला पड़ाव पार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बहुत आभार और देश की बहनों का अभिनंदन। कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि ये हमारा बिल है, हम लेके आए थे, लेकिन वोटिंग के समय सोनिया गांधी जी उपस्थित भी नहीं। उनका बिल नहीं था, इसलिए शायद श्रीमती गांधी भी नहीं आई, क्योंकि तब तक पर्दाफाश हो चुका था कि बिल की सच्चाई क्या है। जो प्रस्ताव सोनिया गांधी जी ने दिया उसके हिसाब से तीसरा जो जनरल इलेक्शन होता उस प्रस्ताव के अनुसार दलित समाज, आदिवासी समाज या सामान्य समाज की महिलाएं भी चुनाव नहीं लड़ पाती रिजर्वेशन के माध्यम से। तो सोनिया गांधी जी ने एक ऐसा प्रस्ताव किया जिससे महिलाओं के साथ पक्षपात होता, महिलाओं के अधिकारों का हनन होता। इसलिए मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने हर वर्ग की महिला के सम्मान की संवैधानिक संरक्षण इस बिल के माध्यम से की। कल राज्यसभा में पारित होकर देश में कानून बनेगा। उसके लिए पहले से और पुनः मैं प्रधानमंत्री मोदी का आभार और बहनों को बहुत बहुत बधाई। स्पेशली जो आगामी हमारी आने वाली बेटियों की पीढ़ी है जो कल की नेता बनेंगी, उनके लिए तो आज दिवाली से कम नहीं। लोकसभा में जैसा समर्थन मिला, उम्मीद है राज्यसभा में वैसा ही समर्थन मिलेगा। मोदी है तो मुमकिन है। चलिए, ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी। कह रही थी कि जिस तरीके से लोकसभा से ये बिल पास हुआ है, एक ऐतिहासिक दिन है भारतीय महिलाओं के लिए, और उन्हें उम्मीद है कि जैसा समर्थन लोकसभा में मिला है वैसा ही समर्थन राज्यसभा में मिला है। कैमरामैन संदीप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने महिला आरक्षण विधेयक के लोकसभा में पारित होने को ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने इस विधेयक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच कहा। इस समय हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। सर, कितना बड़ा दिन, क्योंकि लोकसभा में पहली बार महिला आरक्षण बिल पास हुआ है। देखिए, मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं मोदी जी के नेतृत्व का, जो आज तक कोई साहस नहीं कर पाया था और प्रयास भी पहले वालों के अधूरे ही रहते थे। इस बार प्रयास ही नहीं, प्रयासों से सिद्धि की ओर ले जाने का काम भी हुआ है और 454 वोट पक्ष में और 2 विरोध में पड़े, यानी कि 2/3 बहुमत से ज्यादा वोट मिले हैं। और नारी शक्ति को वंदन करने के लिए, महिला नेतृत्व विकास को बल देने के लिए जो बार बार नरेंद्र मोदी जी ने अन्य क्षेत्रों में काम किए, अब उनको एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण मिलेगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक कदम है, सफलता है, जिसके लिए मैं सभी माननीय सांसदों का आभार प्रकट करता हूं। वहीं पे मोदी जी को नेतृत्व देने के लिए उनका धन्यवाद। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, जो बता रहे थे कि सभी दलों का इस बिल को लेकर समर्थन प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया कि सोनिया गांधी जिस समय वोटिंग हो रही थी उस समय उपस्थित नहीं थी। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने खुशी जताई। आज ऐतिहासिक दिन है। अगर सरकार की नीति स्पष्ट हो, संकल्प शक्ति हो और प्रभावी नेतृत्व हो तो ये हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, आज देखिए 454 ये नंबर आ गया ना, इसके लिए संकल्प चाहिए। और अगर मैं बिल्कुल सरल भाषा में कहूं तो नरेंद्र मोदी ने क्या स्पष्ट किया, भारत की बेटी एयरफोर्स का प्लेन भी उड़ाएगी, भारत की बेटी
सेना में परमानेंट कमीशन ऑफिसर बनेगी। भारत की बेटी मंगलयान और चंद्रयान में वैज्ञानिक के रूप में प्रभावी काम करेगी। भारत की बेटी स्पोर्ट्स में भी आगे जाएगी और भारत की बेटी अब MP और MLA भी बनेगी। जो इतने दिन से पेंडिंग था वो करके दिखाया, तो दुनिया को एक बहुत बड़ी मिसाल हुई है। तो हमारे प्रधानमंत्री का अभिनंदन, देश की बेटियों बहनों का अभिनंदन। और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक का पारित होना ऐतिहासिक क्षण कहा। It's a historic day because the long pending issue, which was a burning issue for everybody, has finally been cleared by Lok Sabha. The People's House has cleared it, and now the major part is over. The technical part, one more, Rajya Sabha is to be taken up tomorrow, and there we will see the historic process on. और लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पर जमकर चर्चा हुई। विपक्षी दलों ने समर्थन तो किया है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी भी खूब देखने को मिली। सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी सहित कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पर अपना पक्ष रखा, तो विपक्ष की ओर से तमाम नेताओं ने चर्चा में हिस्सा लिया। परिसीमन और आरक्षण को लेकर विपक्षी सवालों पर सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि सभी काम संविधान के दायरे में किए गए हैं। लोकसभा और दिल्ली सहित राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए लाए गए नारी वंदन बिल पर लोकसभा में जोरदार बहस देखने को मिली। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी प्रमुख दलों ने बिल का समर्थन किया। बिल पर चर्चा में शामिल होते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना मोदी सरकार के लिए हमेशा एजेंडे में रहा है। कुछ पार्टी के लिए महिला सशक्तिकरण एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण, माननीय अध्यक्ष जी, एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है। मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है। अमित शाह ने कहा कि अभी जो मौजूदा कैटेगरी हैं, उन सब में 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में देने का प्रावधान किया गया है। संविधान संशोधन आया है, इसमें आर्टिकल 330A और आर्टिकल 332A इसके माध्यम से वुमेन रिजर्वेशन का प्रोविजन हमने किया है। और इसी के साथ साथ तीनों कैटेगरी में, सामान्य कैटेगरी में, SC कैटेगरी में और ST कैटेगरी में वर्टिकल रिजर्वेशन देकर 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए, माताओं के लिए आरक्षित करने का काम ये संविधान संशोधन जो मेघवाल जी लाए हैं उसको लेकर आए हैं। गृह मंत्री ने डिलिमिटेशन और जनगणना को लेकर भी चर्चा के दौरान कई सांसदों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद तुरंत ही जनगणना और परिसीमन का काम होगा। ओबीसी के मुद्दे पर गृह मंत्री ने विपक्षी दलों को करारा जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि देश को बीजेपी सरकार ने ओबीसी पीएम दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मंत्री, मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के हैं। बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 है, 27% है। ये सभी ओबीसी का राग आलापने वालों से ज्यादा है। बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 65 है, 40% है। ये 33% की बात करते हैं। मन से पिछड़ा वर्ग का कल्याण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं ने भी अपनी अपनी बात रखी। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने तो सत्ता पक्ष की तरफ से स्मृति ईरानी ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। आज की सरकार जब ये अधिनियम लागू होगा, तब के बाद 15 वर्षों तक
महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें, कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें, लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक जो महिला आरक्षण विधेयक सरकार लेकर आई है, इसकी मैं तहे दिल से सराहना करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। सर, लोकसभा और विधानसभा में तो यह बिल लागू होगा, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा। बिल पर हुई चर्चा का जवाब केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने दिया। उन्होंने चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए कई मुद्दों के जवाब भी दिए। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के डेटा के अनुसार विश्व भर में नेशनल लेजिस्लेटिव बॉडीज में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व 24% है, 24%। अभी भारत की लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15.1% है। इस नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित होने के पश्चात हम ग्लोबल एवरेज से ऊपर उठकर 33% महिला भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो ही हमारा रैंक भी बढ़ेगी। लोकसभा में ये बिल पारित होने के बाद अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा से पारित हो जाने के बाद लोकसभा और दिल्ली विधानसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का रास्ता साफ हो जाएगा। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबरें भी और भी, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। India is on the moon. We have our national pride placed on the moon. ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है देश में साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी बनाने का। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचकर आइए वैज्ञानिक सामर्थ्य के इस शंखनाद को चंद्रयान महाक्विज में हिस्सा लेकर सेलिब्रेट करते हैं। मैं देश भर के स्टूडेंट से आग्रह करूंगा
कि आप सभी बड़ी संख्या में इससे जुड़े। mygov.in पर जाएं, चंद्रयान 3 से जुड़े 10 सवालों के जवाब दें और 1 लाख तक के पुरस्कार जीते। चंद्रयान महाक्विज, खेले, जीते, गर्व करे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद अब देश भर में महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं ने महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने पर खुशी जताई है। कई क्षेत्रों की दिग्गज महिलाएं संसद भवन पहुंची, जिससे कि वे इतिहास बनते अपनी आंखों से देख सकें। महिलाओं को सशक्त बनाने की सरकार की पहल के तहत लोकसभा में पेश महिला आरक्षण विधेयक यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक का देश भर में स्वागत हो रहा है। समाज के सभी तबके की महिलाएं विधेयक का समर्थन कर रही हैं। इसी कड़ी में देश के अलग अलग हिस्से से महिलाएं आरक्षण बिल का समर्थन करने के लिए संसद भवन पहुंच रही हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की उत्साहित महिलाएं संसद पहुंची, तो वहीं गुजरात से भी बड़ी संख्या में महिलाएं मेहंदी लगाकर संसद भवन पहुंची। ये जो अनामत मिल रही है उससे हम लेडीज लोगों का, महिलाओं का, जो ग्रामीण महिला है वो भी आगे आएगी, और जो 33% की रेस्क्यू रखा है अनामत का, वो हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे मोदी जी जो कर रहे हैं हम महिलाओं के लिए, उसके लिए हम लोग उनका तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन आभार कर रहे हैं। और ये विधेयक जो है, जो पास हुआ है आज, 2 वोट सिर्फ उनके विरोध में आए हैं, बाकी सब जो है उनके समर्थन में आए। ये भी बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि इसमें एक तो सशक्त महिलाएं जो हैं वो आगे आएं, और सिर्फ ये ना हो कि ये एक तरह से डमी चीज ना रह के रह जाए कि जैसे पार्षद पति है या सरपंच पति है तो ये इस तरह से सांसद या जो भी हैं विधायक ये चीजें हो जाएं। फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग की कलाकार भूमि पेडनेकर, शहनाज गिल, डॉली सिंह और शिबानी बेदी ने नए संसद भवन का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। अभिनेत्रियों ने भी महिला आरक्षण बिल पर खुशी जाहिर की। एक भारतीय होने के नाते, एक नारी होने के नाते बहुत ज़्यादा आशा है मेरे दिल में कि जिस बदलाव के लिए हम रुके थे वो आज आ चुका है, और हमारा कल और भी बेहतरीन होगा। जैसे कि मुझे ये बहुत ही बड़ा दिन है कि मैं जिस दिन ये बिल पास हुआ उसी दिन हम आए हैं, हमें मौका मिला, और बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस था। मैंने अंदर से देखा, हम पहले टीवी में देखते थे, और इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए औरतें और मेन को, जो कि अभी हो रहा है और हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है। आज जी वुमेन रिजर्वेशन बिल यहाँ पे निकला है, उसकी बहुत बहुत खुशी है, क्योंकि एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है औरतों के डेवलपमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, और उसको बहुत मोटिवेट करता है। राजनीति में हमारी महिलाएं जाएं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमें रिजर्वेशन मिले, हमारी बातें सुनी जाएं। बहुत अच्छा लगा। हम लोग काफ़ी सारे एरियाज में गए, इनके आर्ट्स एंड कल्चरल सेंटर में गए, एंड टुडे इज ऑल्सो अ हिस्टोरिक डे बिकॉज द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इज बीइंग पास्ड इन द पार्लियामेंट, विच आई थिंक इज अ ह्यूज डेवलपमेंट for women, their empowerment and the inclusion of women from all walks of life in the law-making process in this country. अब सबकी निगाहें नारी शक्ति वंदन विधेयक के संसद से और फिर राज्य के विधानसभा से पास होने पर है, जिससे इस विधेयक को जल्द से जल्द लागू किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और महिला आरक्षण विधेयक पर देश भर से समर्थन का स्वर सुनाई पड़ रहा है। प्रसिद्ध महिला खेल प्रतिभाओं ने भी इस विधेयक का स्वागत किया। पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान मिताली राज ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया। You know, it's a great and historic move by our government. As a woman, I'm thrilled that the women's reservation bill is passed. We get to see a lot more women political leaders in the future,
and this will definitely inspire a lot many girls to get into politics, because through this bill we get to see that women get the power to be the change, and a lot of women issues and policies will get a lot of representation from women. दीपा मलिक, अंजू बॉबी जॉर्ज, एमसी मैरी कॉम और रानी रामपाल ने लोकसभा में विधेयक के पारित होने पर खुशी जताई। मैं बहुत खुश हूँ कि महिलाओं के लिए एक आरक्षण जो बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था, ये एक बहुत सुंदर तोहफा गणेश चतुर्थी का, नए संसद का एक जिसे कहते हैं एक स्वागत, और स्वागत भी एक बहुत खूबसूरत बिल के साथ जहां महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। I think this is going to be a new revolution in India, and it's going to change our country's perception. So equal rights. So as a woman, I'm really happy to see that something great is happening in our country. यही आगे वुमेन्स को और ज्यादा एम्पावर करके खुशी फील कर रहा है। We are so thankful that is inviting us, especially to get more women in every field. महिला आरक्षण बिल से मुझे लगता है कि बहुत सारी वुमेन्स की जो प्रॉब्लम्स है वो ताकि उनके ऊपर बात की जा सकती है, बहुत सारी पॉलिसीज जो है वुमेन्स के हित में बनाई जा सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे जब महिलाओं का सहयोग होगा, महिलाओं का योगदान रहेगा, तो मुझे लगता है जिस भी देश में महिलाओं का ज्यादा सहयोग योगदान रहता है वो देश हमेशा से विकसित रहा है और ज्यादा तरक्की की राह पर जाता है। महिला आरक्षण विधेयक के लोकसभा में पारित होने पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में महिलाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। संसद में इतिहास बना है, महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास हुआ है और लखनऊ की महिलाओं ने बेहद ही खुशी जताई है। आइए सीधे बात करते हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कितना ऐतिहासिक है ये क्षण, आइए जानते हैं। हमारे मोदी जी जो कर रहे हैं हम महिलाओं के लिए, उसके लिए हम लोग उनका तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन आभार कर रहे हैं। और ये विधेयक जो है जो पास हुआ है आज, 2 वोट सिर्फ उनके विरोध में आए हैं, बाकी सब जो है उनके समर्थन में आए, ये भी बहुत खुशी की बात है। कि हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारे लिए इतना बड़ा दिन हुआ है। 19 सितंबर एक ऐतिहासिक दिन बन गया है जो कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा ये दिन। मोदी जी आए हुए हैं तब से महिलाओं को बहुत सम्मान हुआ है। उन्होंने अनेक प्रकार के महिलाओं के पक्ष में विकास के कार्य किए हैं और हम महिलाएं मातृशक्ति की तरफ से हम मोदी जी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आने वाले टाइम में भी उनसे महिलाएं बहुत उम्मीद बनाए रखें। मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम महिलाओं के बारे में इतना कुछ सोचा और हमें इतना आगे ले जाने का मौका दिया। महिलाओं का आरक्षण होने से काफ़ी बदलाव होगा, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए स्थान मिलेगा और 8 बार ये जो है रिजेक्ट करने के बाद में 9वीं बार पास हुआ है विधेयक। इसके लिए जो है बहुत बहुत आभार है मोदी जी का। हम माननीय मोदी जी को हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हम महिलाओं को आरक्षण दिया है और हम महिलाएं आत्मनिर्भर हुए हैं। देश के लिए जो भी जितना भी बढ़ रहे हैं हम लोग महिलाएं बहुत आगे जा रहे हैं मोदी सरकार की वजह से। राजनीति में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। महिलाएं जिस तरह से अपने घर को संवारती उसी तरह देश को संवारेंगी और महिलाएं बहुत ही सशक्त होंगी। सबसे पहले तो मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि विधि के क्षेत्र में 33% महिलाओं को आरक्षण देकर एक संसद ने हम लोगों की संख्या बढ़ाई। इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले मैं मोदी जी का सारी महिलाओं की तरफ से जो सबके चेहरे में देखो एक अलग सी खुशी नजर आ रही है और सारे भारत की सारी महिलाओं की तरफ से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। जो मोदी सरकार ने और मोदी जी की सोच ने महिलाओं के लिए कि आज तक किसी सरकार ने और किसी भी पार्टी ने कभी इतना महिलाओं के लिए नहीं सोचा है। भारत विश्व गुरु बनने की तरफ एक कदम और अग्रसर हुआ है। हम महिलाओं में बहुत खुशी है, बहुत सम्मान है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी महिलाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोगों के बारे में सोचा। महिलाओं ने बहुत ही खुशी जताई है और ये माना है कि देश की राजनीति में इतिहास का दिन है आज और युग परिवर्तन का दिन है आज, और निश्चित रूप से महिलाएं सशक्त हो रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं और 33% आरक्षण के बाद भारतीय राजनीति का चेहरा बदलेगा। कैमरामैन आशुतोष के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। और देश के अन्य हिस्सों के दिखाएंगे आपको प्रतिक्रिया और कैसे खुशी का इजहार कर रही हैं हमारी महिलाएं, नारी शक्ति, क्योंकि आज बेहद खास दिन रहा। लेकिन वक्त हो चला है बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ
चाची कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास पे यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देश के कोने कोने में महिलाओं की खुशी का इजहार हो रहा है, क्योंकि बेहद खास और ऐतिहासिक दिन इस मामले में, क्योंकि लोकसभा से महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक पारित हुआ है। ले चलते हैं आपको पटना। बिहार के पटना में भी महिलाओं में जश्न का माहौल है। महिलाओं ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर करार दिया है। इतना साल के बाद अगर ये बिल पास हुआ है तो ये बहुत खुशी की बात है। महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। महिला हर क्षेत्र में जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, उनको और ये प्रोत्साहित होगी कि हाँ सर, हमारी सरकार हमारे साथ है। इसलिए पूरे देश की महिलाएं बहुत ही गर्व महसूस करेगी कि अब महिलाएं राजनीति में भी इंटरेस्ट लेंगी। महिलाएं जो है वो, उनकी भागीदारी जो है वो राजनीति में बढ़ जाएगी। वो बेहतर तरीके से अपने प्रॉब्लम्स रख सकेंगी और न रख पाएंगी बल्कि वो उस पर वोटिंग भी कर सकेंगी। इसके साथ ही जो कई पंचायतों में जो प्रधानपति का कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे संसद में जाके ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पे वे खुद प्रेजेंट होंगी। तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। महिलाएं हर क्षेत्र में आने लगी हैं और खुद मुख्तार बनने लगी हैं। कॉन्फिडेंट आ गया है और पहले से हमारा देश बहुत बेहतर हुआ है। और गुजारिश है हमारे नरेंद्र मोदी जी को कि इसको जल्दी से नाफिज कर दिया जाए और 33% से बढ़ाकर 50% पे भी कर दिया जाए, क्योंकि हमारी भी आबादी अधिक है। महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने पर चंडीगढ़ में महिलाओं ने खुशी जताई है। महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिलाओं के हक में लिए गए इस विधेयक के लिए, इस फैसले के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। सशक्तिकरण का बिल और आरक्षण बिल पास हुआ है, क्योंकि 33% जो आरक्षण दिया है नारी शक्ति वंदन बिल के लिए, हमारी महिलाएं बहुत खुश हैं। नारी शक्ति आरक्षण बिल लेके आए हैं, उनके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद। जो अंतरिक्ष से लेकर खेलों तक गई हुई थी और जो स्टार्टअप से लेकर अपने आंगनवाड़ियाँ चला रही थी, और आज ये भी साबित कर दिया कि हम सदन भी चला सकते हैं, हम देश को भी चला सकते हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं एक भारतीय होने के नाते इस बिल का स्वागत करती हूँ। मुझे लगता है कि जब राजनीति में महिलाओं का सहयोग 33% जैसे रखा, तो सहयोग पहले भी रहा है। ये नहीं है कि महिलाएं नहीं हैं, इस टाइम भी 80 सांसद हैं, लेकिन ये बढ़ेगा। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित होने पर मध्य प्रदेश के खजुराहो में महिलाओं ने खुशी जताई है। महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार जताया है।
नारी शक्ति वंदन बिल की अगर बात की जाए तो लोकसभा से पारित हो गया है। बड़ा महत्वपूर्ण दिन आज महिलाओं के लिहाज से है। छतरपुर की महिलाओं में किस तरीके से उत्साह है, इस पर बात करते हैं लोगों से। कितना बड़ा दिन आज महिलाओं के लिहाज से अगर देखें तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है भारतीय राजनीति में अब और बढ़ने वाला है। हम चाहते हैं कि इसमें एक तो सशक्त महिलाएं जो हैं वो आगे आएं और सिर्फ ये ना हो कि ये एक तरह से डमी चीज ना रह के रह जाए कि जैसे पार्षद पति है या सरपंच पति है तो ये इस तरह से सांसद या जो भी हैं विधायक ये चीजें हो जाएं। अभी तो ये है कि हम अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं, तो ये खुशी की बात है कि एटलीस्ट। कैसे देखती हैं इस कदम को सरकार के? बहुत ही अच्छा है ये कदम। और जो पिछले 27 सालों से ये चला आ रहा था, हम लोग सुनते आ रहे थे कि महिला बिल पास होगा, महिला बिल पास होगा, लेकिन आज का जो ये महत्वपूर्ण दिन है ये इसलिए याद किया जाएगा कि आज वास्तव में जो 33% महिलाओं को भागीदारी मिली है, निश्चय है आगे इसके लिए पॉजिटिव ही चीजें निकलेंगी। इसमें महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए एक क्षमता मिली हुई है। जो अंदर घुसी हुई महिलाएं हैं वो देखेंगी कि क्या होने वाला है, इससे विकास होगा और महिलाएं आगे बढ़ेंगी। इस बिल से महिलाओं की प्राथमिकता बढ़ेगी और उनका रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ेगा। कैसे देखती हैं आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है? महिलाओं को आगे किया जा रहा है और इससे ना राजनीति में और काफी चीजों में सहयोग मिलेगा। महिलाओं का योगदान वैसे भी बहुत बड़ा होता है। खास तौर पे नई संसद का उद्घाटन भी हुआ तो उससे इसको जोड़ा गया है कि एक ये नजीर बन जाए कि नई संसद में महिलाओं की बात प्रथम रूप से रखी गई और नारी को सम्मान देने के लिए ये आरक्षण लाया गया है। ये बिल जो बाकी लोगों का एक छोटा सा डाउट है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो घूंघट में रह जाए, 33% जब महिलाएं पार्लियामेंट के अंदर होंगी तो समाज को भी कहीं ना कहीं उसको स्वीकार करना होगा। बिल्कुल एक ताकत बनेगी और इस बिल का हम सभी स्वागत करते हैं, मैं तो करती हूँ। और महिलाओं में कम क्षमता नहीं है, आकलन हमको कम नहीं करना चाहिए। कैसे देखती हैं आप आज का दिन कितना महत्वपूर्ण महिलाओं के लिए? एक महिला होने के नाते हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है आज के हमारे संसद में, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है। निश्चित ही महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो उनकी आवाज सुनी जाएगी और ये एक ऐसी जगह है जहां से कानून बनते हैं। यदि वहां पे महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी तो निश्चित ही समाज में जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार अन्याय हो रहे हैं उनके संबंध में जो कानून बने हैं उन पर आवाज उठाई जाएगी और निश्चित ही महिलाओं को न्याय मिलेगा। अब मांग ये हो रही है कि जल्दी से जल्दी जो है ये लागू भी हो जाए, क्योंकि बिल तो पास हो रहा है, हालांकि अब ये राज्यसभा में जाएगा, लेकिन जल्दी से जल्दी ये लागू भी हो जाए, ये मांग महिलाओं की है। और साथ साथ उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं सशक्तिकरण तो बढ़ेगा ही, अधिकार भी उनके बढ़ेंगे। छतरपुर से कैमरामैन अनवर रिजवी के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज। और महिला आरक्षण विधेयक के इतिहास पर अगर नजर डाल दे तो पता चलता है कि यात्रा आसान नहीं रही। आइए दिखाते हैं कितने उतार चढ़ाव भरे रास्ते रहे महिलाओं को अपने इस अधिकार को हासिल करने में। मैं भारतीय नारी हूँ। मैं उस देश की वासी हूँ जहाँ कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ स्त्रियों का आदर होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। मैं राजनीतिक दलों के वायदों, नारों, कार्यक्रमों और बहसों में भी हूँ। बस नहीं हूँ तो अपनी संख्या के मुताबिक उस संसद में जो देश की सर्वोच्च पंचायत है। मेरी दावेदारी पर राजनीतिक दलों ने बैठकों से लेकर सम्मेलन और समितियों तक का गठन किया। संसद में विधेयक भी पेश किया, लेकिन आधी आबादी के हाथ लगी तो बस वो निराशा जिसकी शुरुआत साल 1955 से हुई। इस साल सरकार ने एक समिति का गठन किया जिसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 10% आरक्षण प्रदान करने का सुझाव दिया। ये एक शुरुआत भर थी, लेकिन इसने मेरी उम्मीदों को मानो पंख लगा दिए और लगा कि मुझे अपना हक मिल जाएगा। लेकिन भविष्य के गर्त में क्या कुछ छिपा था, इसके रहस्यों का अंदाजा मेरे पास भी नहीं था। समय बीतता गया। 1970 के दशक में महिला प्रतिनिधित्व के मुद्दे को गति मिली। संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर केंद्रीय शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ने साल 1975 में महिलाओं की स्थिति पर एक समिति का गठन किया, जिसने कहा कि देश लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी में विफल रहा है। इसके बाद कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा की। इस एक प्रयास ने मेरे अधिकारों को सशक्त बनाने का एक छोटा सा द्वार खोल दिया। 12 सितंबर 1996 को प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार ने 81वां संविधान संशोधन बिल पेश किया, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में
महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की बात कही गई। इसका पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सभी ने समर्थन किया। हालांकि ओबीसी वर्ग के सांसदों ने विधेयक में बदलाव करने की मांग की। देवेगौड़ा की सरकार के गिरने के बाद इंद्र कुमार गुजराल ने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक पर सर्वसम्मति बनाने के लिए 2 सर्वदलीय बैठकें बुलाई, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल सका। 16 मई 1997 को जब विधेयक दोबारा पेश किया गया तो ओबीसी वर्ग के सांसदों ने इसका कड़ा विरोध किया। 28 नवंबर 1997 को राजीव गांधी की हत्या की जांच वाले न्यायमूर्ति MC जैन आयोग की रिपोर्ट पर हंगामे के बीच कांग्रेस ने गुजराल सरकार से समर्थन वापस ले लिया। लोकसभा भंग होने के साथ ही महिला आरक्षण विधेयक भी समाप्त हो गया। देश में गठबंधन सरकारों के बनने का क्रम जारी था। देवेगौड़ा और गुजराल के सत्ता के जाने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। ममता बनर्जी और सुमित्रा महाजन जैसी सरीखी नेताओं ने महिला आरक्षण विधेयक पेश करने की मांग की। 13 जुलाई 1998 को जैसे ही कानून मंत्री M थम्बीदुरई महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए विधेयक पेश करने के लिए उठे, राजद सांसद सुरेंद्र प्रकाश यादव और अजीत कुमार मेहता ने इसे छीन लिया और इसकी प्रतियां फाड़ दी। आरजेडी, समाजवादी पार्टी और कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग के सांसदों ने विधेयक का विरोध किया। IUML के GM बनातवाला और बसपा के इलियास आजमी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की। वाजपेयी सरकार के दौरान पेश किए गए विधेयक का हाल भी पूर्व की ही तरह हुआ, क्योंकि अप्रैल 1999 में सरकार के एक वोट से विश्वास मत हारने के बाद लोकसभा भंग हो गई। 1999 के चुनावों के बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में वापस लौटे और विधेयक को पेश किए जाने की मांग उठी। 23 दिसंबर 1999 को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कानून मंत्री राम जेठमलानी ने व्यवधानों के बीच महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संविधान का 85वां संशोधन विधेयक पेश किया। मुलायम यादव और राजद के रघुवंश प्रसाद सिंह समेत कई सदस्यों ने विधेयक पेश किए जाने का कड़ा विरोध किया। विधेयक को 2002 में एक बार फिर सदन में लाया गया, लेकिन विधेयक परवान नहीं चढ़ सका। 2004 के चुनाव में एनडीए के सत्ता गंवाने के बाद बिल का हश्र भी पहले की ही तरह हुआ। 6 मई 2008 को यूपीए सरकार ने राज्यसभा में संविधान का 108वां संशोधन विधेयक पेश किया, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की बात को रखा गया था, जिसमें एससी और एसटी के लिए आरक्षित 1/3 सीटें भी शामिल थी। इसे कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय की स्थायी समिति को चर्चा के लिए भेज दिया गया। स्थायी समिति ने 17 दिसंबर 2009 को अपनी रिपोर्ट दी और मनमोहन सिंह कैबिनेट ने 25 फरवरी 2010 को इसे मंजूरी दे दी। 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में बिल पारित हुआ। हालांकि यूपीए और यहां तक कि कैबिनेट के भीतर मतभेदों के कारण विधेयक को कभी भी लोकसभा में नहीं लाया गया और ये निचले सदन के विघटन के साथ समाप्त हो गया। इस बीच मई 2013 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं की स्थिति पर एक समिति का गठन किया, जिसने सिफारिश की कि स्थानीय निकायों, राज्य विधानसभाओं, संसद, मंत्री स्तरीय स्तरों और सरकार के सभी निर्णय लेने वाले निकायों पर महिलाओं के लिए सीटों का कम से कम 50% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार हमेशा से संसद में महिला आरक्षण के पक्ष में रही है। इस मुद्दे को पार्टी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी प्रमुखता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में पहले कानून को पेश करने का ऐलान किया। इसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में ये विधेयक पेश किया। इसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का ऐलान किया गया। और अंततः आज लोकसभा में पारित हुआ महिला आरक्षण से विधेयक संबंधित नारी शक्ति वंदन विधेयक। अब ये राज्यसभा में पेश होगा और कानून की शक्ल लेने के बाद भारत की राजनीति में आमूल-चूल परिवर्तन के साथ साथ महिलाओं की 1/3 प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित करेगा। और अब बात करते हैं राज्यसभा में आज की कार्यवाही की। राज्यसभा में आज चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग सहित भारत की गौरवशाली अंतरिक्ष यात्रा पर चर्चा हुई। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत ऐसा चौथा देश है जिसने चंद्रमा पर अंतरिक्षयान की सॉफ्ट लैंडिंग कराई है।
इस विषय पर पक्ष और विपक्ष की ओर से कई सांसदों ने हिस्सा लिया और देश के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों की जमकर सराहना की। राज्यसभा में चंद्रयान 3 की सफलता और अंतरिक्ष में भारतीय वैज्ञानिकों के बढ़ते हुए कदम पर चर्चा से पहले राज्यसभा के सभापति ने कहा कि यह भारत के लिए गौरवशाली पल है, जबकि भारत के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के सामने भारत की क्षमता को स्थापित किया है। भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए साबित किया है कि भारत के वैज्ञानिक अब विश्व के किसी भी वैज्ञानिक लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि अब यह हमारी नई स्पेस यात्रा होगी जिसमें हमारे वैज्ञानिक नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। From the inception of our space program, we have consistently pushed the boundaries of space exploration and our achievements in this domain. These have catapulted the nation onto the global center stage. सत्ता पक्ष की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नेता सदन पीयूष गोयल ने भी अपनी बात रखी और सरकार के प्रयासों की सराहना की। जो नकारात्मक सोच के लोग हैं उन सब के लिए उस दिन सबक था। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गले लगाया उस समय के इसरो के चेयरमैन को, उनको उनकी क्षमता के ऊपर उनको बधाई देते हुए आगे के लिए, आगे की चुनौतियों के लिए उनको तैयार किया, उनको उनका आत्मविश्वास बढ़ाया, उनको प्रोत्साहित किया। And just recalling in 1975, our Aryabhatta being launched by Soviet Union for us today, but we are in a position to launch 34 different countries' satellites, but totaling to 431. What a spectacular journey this is for ISRO. केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियों पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा कि चंद्रयान की पूरी सीरीज ही प्रधानमंत्री की देन है, जबकि कांग्रेस ने चंद्रयान की सफलता को वैज्ञानिकों की कामयाबी बताया। हमारे वैज्ञानिकों में कभी प्रतिभा की कमी ना थी, योग्यता की कमी ना थी, निष्ठा भी थी, मेहनत करने का जज्बा भी था, आंखों में सपने भी थे और कुछ ना होते हुए भी कर गुजरने का साहस था, लेकिन अभाव था अनुकूलता का, और वो अभाव अब पूरा हुआ। These are based on contributions of a large number of Indian scientists, large number of Indian technologists, many of whom we don't even know of, many of whom we don't even acknowledge. But I think today is the day when we should salute our Indian scientific community, our Indian technological community. डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार को विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में फंडिंग के लिए उदार बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में अंतरिक्ष क्षेत्र के बजट में 142% की बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर चंद्रयान की कामयाबी पर संपूर्ण सदन ने अपने को संबद्ध किया और वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया। ऋषि कुमार और कुमार आलोक के साथ राजेश राज, टीडी न्यूज, दिल्ली। और रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की ओर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के गलत और गैर जिम्मेदारीपूर्ण बयान के बाद भारत ने बेहद सख्त रुख अपनाया है और उसके बाद कनाडा के पीएम ने अपने रुख को नरम किया है। ट्रूडो अपने इस बयान के बाद कनाडा के विपक्षी दलों के निशाने पर भी आ गए। भारत ने कनाडा में रहने वाले और कनाडा की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसे वोट की राजनीति कहें या कुछ और, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक खालिस्तानी आतंकी की हत्या को लेकर भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाकर दोनों देशों के संबंधों को ही दांव पर लगा दिया। बिना सबूत मुहैया कराए भारत पे उंगली उठाकर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सिर्फ भारत के ही निशाने पर नहीं आए बल्कि अपने देश में भी घिरते नजर आ रहे हैं। कनाडा में विपक्ष को भी उनके आरोपों पर जर्रा बराबर यकीन नहीं है। विपक्ष उनसे सवाल पूछ रहा है कि सबूत कहां हैं। I think we need to see more facts. The Prime Minister hasn't provided any facts. He provided a statement, and I will just emphasize that he didn't tell me any more in private than he told Canadians in public. So we want to see more information. We need to have the evidence that that allowed the Prime Minister to come to the conclusions he made yesterday. Vast
foreign interference by Beijing for many years, at the same time as Beijing had kept 2 Canadian citizens hostage, and he said nothing and he did nothing. Just very, very interesting that was the approach he took in that. इस बीच विदेश मंत्रालय ने कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी कर उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दी है। इसमें कहा गया है कि कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और आपराधिक हिंसा को देखते हुए अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया जाता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा में भारतीय राजनयिकों और भारत के खिलाफ चल रहे एजेंडे पर विरोध करने वाले भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय नागरिकों को कनाडा के उन क्षेत्रों और संभावित स्थानों की यात्रा करने से बचने की सलाह दी जा रही है जहां ऐसी घटनाएं हुई हैं। भारतीय नागरिकों और छात्रों को ओटावा में भारतीय उच्च आयोग या टोरंटो और वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावासों के साथ संबंधित वेबसाइटों या मदद पोर्टल MADAD.gov.in के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। ऐसे में उच्चायोग और महावाणिज्य दूतावास किसी भी आपातकालीन या अप्रिय घटना की स्थिति में कनाडा में भारतीय नागरिकों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने में सक्षम होंगे। इससे पहले कनाडा ने भी भारत में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। वहीं आतंकवाद और अलगाववाद पर कनाडा के दोहरे रुख को लेकर भारत में सवाल उठाए जा रहे हैं। भाजपा नेता बैजयंत जय पांडा ने कनाडा की सरकार पर जमकर हमला बोला है। The tweet was of course done sarcastically, but there is a grain of truth in it. Canada has been professing all these liberal values like freedom of speech, but they have been appeasing and patronizing and supporting terrorists on their soil. And these terrorists, they are not just targeting India. They have killed hundreds of Canadian citizens themselves. Canada itself has separatist movements, such as the Quebec separatist movement. They don't allow the same freedom to those who want to have independence for Quebec. They don't allow a referendum for Quebec separatists, and yet they have no problem allowing Khalistani separatists and terrorists to not only have to try to have this referendum on Canadian soil, but also to celebrate acts of violence. They have had tableaus celebrating the assassination of an Indian Prime Minister. This is not acceptable. It's not civilized. दरअसल खालिस्तान टाइगर्स फोर्स के मुखिया हरदीप सिंह निज्जर की इसी साल जून में 2 बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके 3 महीने बाद संसद में बयान देते हुए जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाए। हालांकि उन्होंने कोई सबूत मुहैया नहीं कराया। भारत ने जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बावजूद इसके भारत के एक वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने भी कनाडा के एक राजनयिक को 5 दिन के भीतर देश छोड़ने का आदेश सुनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हिंदी समाचारों के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।